नमस्कार दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के कोई से भी हिस्से को उठाकर देख लो, आपकी ज़िंदगी के बीच में टाटा प्रोडक्ट ज़रूर आए। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियाँ हैं उनकी। जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइन और अब एयर इंडिया भी है। जब आप होटल में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटाज़ के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा की है। जो आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक जो आप खाने में नमक डालते हैं, टाटा सोल्ट, वो भी टाटा की है। इसके अलावा दोस्तों टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा कंपनी है इस ग्रुप में। तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। टाटा आज के दिन इंडिया की मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये रातों रात इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनी, इसे पूरे 200 साल लगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पूरे 200 साल। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी। आखिर क्या है राज टाटा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1822 में। आज से एग्जैक्टली 202 साल पहले गुजरात में एक छोटी सी फैमिली है जिसके घर में जन्म होता है एक लड़के का, नुसरबानजी टाटा। बचपन से ही यह बहुत रेसलेस रहे हैं। जुनून था इन्हें कुछ बड़ा करने का। कहा जाता है यह अपने गांव में ऐसे इकलौते आदमी थे जिनकी फीलिंग थी बाहर जाकर कुछ बड़ा कर। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है। सिर्फ इसी रीजन की वजह से 20 साल की उम्र में यह अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। आज के टाइम भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फ़र्क ये था, उनकी एक बीवी और एक बच्चा था। उन जवानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी। इसी की वजह से 17-18 साल की उम्र में उनका एक बच्चा हो गया। तो यह अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेंड से काफ़ी आकर्षित हुए। देखते ही देखते इन्होंने अपना कॉटन एक्सपोर्ट का धंधा शुरू किया और इससे जितने भी पैसे बनते यह अपने बेटे की पढ़ाई में लगाते। यह इसके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन दी। उस समय की बेस्ट एजुकेशन इंग्लिश होती थी। तो नसरबान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था और साथ ही उनके बेटे जमशेद जी जो 18-19 साल के पूरे हो चुके थे और उनकी एजुकेशन भी पूरी हो चुकी थी। तो उनके पिताजी ने डिसाइड किया उनको बिजनेस एक्सपेंस के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के समय में ये बड़ी आम बात होगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को किसी और कंट्री में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये सन 1859 था और अभी भी एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में पूरे 55 साल बाकी थे। याद रखिए दोस्तों, इन समय में ट्रैवल करना बहुत लंबा और जहाज से करना पड़ता था। जब जमशेद सिंह 20 साल के थे तो उनके पिताजी ने उन्हें हांगकांग भेज दिया एक बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। और उनके पिता की तरह उनकी भी शादी हो चुकी थी बहुत कम उम्र में और बहुत मुश्किल होता है फैमिली को लेकर किसी अदर कंट्री में शिफ्ट होना। उनके अंदर भी अपने पिता की तरह जुनून भरा हुआ था और वे भरपूर सक्सेसफुल हुए। उन्होंने अपने 65 साल की लाइफ में 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पे काम किया। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल्स खोली, इसके मालिक बने और इसके साथ ही साथ टाटा स्टील का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इंडिया में पहला 5 स्टार होटल खोला। एक्चुअली में यह इंडिया का पहला 5 स्टार ऐसा होटल था जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती थी। तो क्या दोस्तों आप गैस कर सकते हैं ये इंडिया का कौन सा पहला ऐसा होटल था जिसमें लाइट आती थी? तो आंसर है मुंबई का ताजमहल पैलेस। साल 94 में जब जमशेद जी का देहांत हुआ तो ये अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ गए जिसको मैच करना आज भी मुश्किल है। और मैं ये बिजनेस के सेंस में नहीं कह रहा हूँ। आज के समय में प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना बड़ी आम बात बन चुकी है और ढेर सारे बिजनेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। लेकिन जमशेद जी ने कुछ शानदार लेगेसी बनाई प्रिंसिपल और एथिक्स के लिए भी। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो जमशेद जी ने 1874 में अपनी पहली कंपनी खोली कॉटन मिल्स की नागपुर में। यह इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेंड से हटकर कॉटन प्रोडक्शन में आने का। जब कोई आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उसमें नए नए इशू को एनकाउंटर करते हो। जमशेद जी ने देखा अपनी नागपुर वाली कॉटन मिल की फैक्ट्री में जो उसमें वर्कर काम करते हैं वो बड़े आलसी हैं, छोटे छोटे बहाने बनाकर अब्सेंट हो जाते हैं, काम करने नहीं आते, पूरे दिन गायब रहते हैं। कोई भी दिन एक ऐसा नहीं गया जिसमें 100% वर्कर अटेंड हो। तो कोई भी बॉस जर्नली इस सेंस में अपने वर्कर को डांटता और कहता टाइम पे आओ और रोज काम पे आओ वरना फायर कर दूंगा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसका उल्टा सोचा। इन्होंने सोचा कि कोई तो कारण होगा जो ये मजदूर इतने आलसी हुए फिर रहे हैं। इन सबको मोटिवेट करने के लिए इन्होंने एक
ह्यूमन सॉल्यूशन सोचा। इन्होंने इस समस्या का सॉल्यूशन और वर्करों को मोटिवेट करने के लिए एक प्रोविडेंट फंड बनाया, जिसके तहत इनको रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलेगी, और एक्सीडेंट स्कीम भी बनाई। अगर कंपनी में कोई भी एक्सीडेंट वगैरह इनके साथ होता है तो उसका पूरा खर्चा कंपनी इनको देगी। इसके अलावा उन्होंने फैमिली डे बनाए, स्पोर्ट्स डे बनाए, ताकि सभी वर्कर अपनी फैमिली को लेकर आए और उनके बीच एक कम्युनिटी डेवलप्ड हो। आज के समय में ये सुनकर आपको लगेगा आज तो ये बहुत आम बात है, लेकिन याद रखें उस समय वर्कर की हालत पद से बदतर होती थी। कमाल की बात यहाँ पर ये थी कि इन सब चीज़ों पर ये खुद से खर्चा कर रहे थे। अच्छा होता क्या है, 1861 में अमेरिका सिविल वॉर की शुरुआत हो गई, जिस खबर से जमशेद जी के बिजनेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। होता क्या था, इंग्लैंड ज़्यादातर अपना कच्चा कॉटन रॉ मटेरियल अमेरिका से ही इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि सिविल वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा लेन देन बंद हो गया। अब इसी का फायदा उठाते हुए जमशेद जी ने अपना रेट डबल कर दिया, क्योंकि सिविल वॉर की वजह से इंग्लैंड को इंडिया से ही अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी के दौरान इन्होंने लंदन जाकर अपना एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया और 4 साल तक भरपूर प्रॉफिट कमाया। लेकिन 4 साल के बाद सिविल वॉर खत्म हो गई और फिर से अमेरिका से लेन देन शुरू हो गई। इसी की वजह से इनके बिजनेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से ये लॉसेस में जाने लगे, और सारे के सारे इन्वेस्टर जिन्होंने भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था वो सब इनके पीछे पड़ गए और इनसे बोलने लगे कि हमारा इन्वेस्ट का रिटर्न दो, रिटर्न दो। जमशेद जी इतना सब कुछ होने के बाद भी डटे रहे और इन सब इन्वेस्टर को मेक श्योर किया कि आप सबको आपका रिटर्न मिलेगा, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इन सभी इन्वेस्टर ने जमशेद जी की होनेस्टी को देखते हुए मेक श्योर किया कि इन्हें काम करने दे। ये दिखाता है कि जमशेद जी अपने बिजनेस को लेकर कितने एक डेडिकेट थे। और पता है दोस्तों, इनके पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। जब नसरबान जी का कॉटन वाला बिजनेस नहीं चल रहा था और उनके इन्वेस्टर उनके पीछे पड़े थे अपने रिटर्न के लिए, पैसे के लिए, कि हमें हमारा रिटर्न और पैसा वापस करो, तो नसरबान जी ने अपना घर बेच दिया था उनके पैसे वापस करने के लिए। दोनों ही केसों में सक्सेसफुल रहे और दोनों ने ही अपने बिजनेस और रेपुटेशन दोनों बचा ली। इससे हमें सीख मिलती है, अगर आपके अंदर पेशेंस और डेडिकेशंस दोनों हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जमशेद जी के अपने कई सपने थे जो अपने जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी थे। उनमें से एक था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, और दूसरा था इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, और तीसरा था स्टील फैक्ट्री, और चौथा था 5 स्टार होटल जिसमें लोग बिना रंग भेदभाव के जा सके, क्योंकि उस समय रेसिज्म बहुत होता था। इनमें से वह सिर्फ अपने जीते जी एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए और बाकी 3 उनके देहांत से पहले शुरू हो चुके थे। बाद में ये उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि ये उनके 3 सपने भी पूरे होंगे। साल 1910 तक स्टील प्लांट शुरू हो चुका था और साथ ही प्रोडक्शन भी, और इसी के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को स्टील की सख्त जरूरत पड़ती है। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाता है, ब्रिटिश टैंक बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा दी गई थी, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। टाटा स्टील की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि जब बॉम्ब गिरते थे टैंक के ऊपर तो वो उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। इसके बाद टाटा स्टील का नाम और भी बड़ा हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में टाटा स्टील की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साल 1914 में टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 कंपनी थी, लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत। इसके बाद दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटी को संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद इनके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर ली। शॉर्ट में हम इन्हें JRD टाटा भी कहते हैं। एक और जोश से भरे काबिल इंसान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। JRD टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रांस में, और वहां पर ये एक पायलट भी थे। इनको बहुत पसंद था फ्लाइंग का, इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की शुरुआत, जिसे बाद में रीनेम कर दिया गया एयर इंडिया। अभी तक दोस्तों जितनी भी कहानी मैंने आपको ये बताई, ये इंडिपेंडेंस से पहले की है। इंडिया को आज़ादी मिलती है सन 1947 में। उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। हमारे इंडिया फ्रीडम फाइटर गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सोशलिज्म प्रिंसिपल में बिलीव रखते थे। जाहिर सी बात है, जब देश को आज़ादी मिली,
जवाहरलाल नेहरू की भी इकोनॉमिक पॉलिसी भी काफी सोशलिस्ट। उन्होंने फैसला लिया जितने भी देश में बड़े बड़े बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उस जमाने के लिए पॉजिटिव सेंस में ही देखा जाता था, लेकिन टाटाज के लिए यह एक बहुत बुरी खबर थी। सरकार ने एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर लिया, जिसकी वजह से जेआरडी टाटा का दिल टूट चुका था। लेकिन टाटाज का शुरू से यह भी मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइज के बाद जेआरडी टाटा को ऑफर भी किया कि वह एयरलाइन को आगे लीड कर ले, और जेआरडी टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। यही कारण है एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइन माना जाता है। इसके अलावा जेआरडी टाटा ने और सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड करने की शुरुआत की। साल 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाले लोकोमोटिव इंजन। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्राइवेट करती है। आज के दिन टीसीएस 20 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी है इंडियन रेलवेज के बाद। इसके बाद कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। जेआरडी टाटा 52 ईयर की एज तक इस ग्रुप के चेयरमैन रहे और अब तक इस ग्रुप में 95 कंपनी ऐड हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोलिसी एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को पास किया, जिसका सीधा सीधा असर पड़ा टाटा ग्रुप पे। सरकार का बेसिकली पर्पज था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना हो जाए कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल पास होने के बाद भी जेआरडी टाटा के अंडर टाटा ग्रुप और भी बड़ा बनता गया। कैसे? इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडरी बढ़ती जा रही थी टाटा ग्रुप के अंदर, ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे उनसे। ऐसा करने से ये कंपनी मोनोपोलिस नहीं बन रही थी, लेकिन यह अप्रोच कंपनी के लिए सही साबित नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंपनी को और लोगों ने हैंडल करना शुरू किया तो कंपनी घाटे में जान गई। फॉर एग्जाम्पल, इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को रेडियो बनाता था। 1971 में जो नेल्को का शेयर मार्केट प्राइस था वो 2% पे आकर गिर चुका था, जबकि एक समय 20% हुआ करता था। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए नेल्को की, तो जमशेदजी टाटा का एक पोता था, उसको वापस बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लेकर आने के लिए, और ये और कोई नहीं हमारे रतन टाटा जी थे। वैसे तो यह 1962 में ही फैमिली बिजनेस में लगे हुए थे, लेकिन 1971 में इनको नेल्को की असाइनमेंट दी गई। रतन टाटा जी ने कहा रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं अगर नेल्को को रिवाइव करना है, और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 3 साल के अंदर अंदर फिर से नेल्को के शेयर मार्केट प्राइस 20% पे पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली 1775 में इमरजेंसी घोषित करने के बाद नेल्को पूरी तरह से बंद हो गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, ऐसी ही कहानी है उस कॉटन मिल नागपुर की, जिसे जमशेद जी ने बनाया था, जिसको रिवाइव करने के लिए रतन टाटा जी को असाइन किया गया, लेकिन वो भी सक्सेसफुल होते होते रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा जी कितने कैपेबल है। इसी के बाद 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं